अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज़ाद कश्मीर की हमारे जो इलेक्शन के बारे में स्पेशल ट्रांसमिशन है और उसके अंदर और आप आज प्रोग्राम का आगाज़ यहाँ से करते हैं कि जो चीज़ें अब तक हमने सुनी हैं उससे जो एक मैसेज निकलता है कि सियासतदान, किसी ने एक बहुत नोन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से पूछा था कि अच्छा सियासतदान क्या होता है, तो उसने कहा था कि अच्छा सियासतदान वो होता है जो आवाम को वादे बेच सके और फिर उसके अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि वो वजूहात बेच सके कि वो वादे पूरे क्यों नहीं हुए। इस वक्त तक जो पाकिस्तान की लीडरशिप कश्मीर के अंदर मौजूद है, जो वादे कर रही है, यानी जो हुकूमत है उसके वज़रा जो वहाँ पर मौजूद हैं उनके बारे में शदीद गम व गुस्से का इजहार वहाँ जो हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने यहाँ तक लेटर लिख दिया चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर को कि अगर अली अमीन गंडापुर को यहाँ से ना निकाला गया तो फिर लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट हो सकता है। जो वहाँ पर वाक़यात हुए वो आपने ख़बरों के अंदर देखे होंगे, उसके बारे में डेफिनेटली पढ़ा भी होगा, लेकिन जो माहौल है वो अब गर्म तरीन है, इसलिए कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो कश्मीर पहुँचे हैं। दूसरी तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है वहाँ थोड़ा सा डल था, वहाँ पे थोड़ा सा गैप आया था, इसलिए कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो अमेरिका के दौरे के ऊपर गए हुए थे, तो उनकी बहन आसिफा जो हैं वो कश्मीर पहुँची हैं, तो उनकी तकारीर जो हैं वो भी आज इस जो है प्रोग्राम के अंदर हमको सुनाएंगे वो क्या कहते हैं। लेकिन जो कश्मीरी लोग हैं जिनसे बात होती है यहाँ पर और पाकिस्तान से बाहर, वो ये कहते हैं कि हमारा नाम तो बड़ा इस्तेमाल होता है, हमारा काम जो है उसको नहीं देखा जाता, और जो कुछ हमने किया है अपने ख़ानदानों के लिए डेफिनेटली, जिस वक्त आपको याद होगा मुशर्रफ साहब के ज़माने में बड़ी एक हवा चली हुई थी कि पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ डायस्पोरा जो है वो रोल अदा करे जो चाइना और इंडिया के डायस्पोरा ने किया है, वो अपने अपने इलाकों की तरक्की के लिए। तो अगर 4 मिलियन की आबादी है कश्मीर की और उसमें से 1 मिलियन से ज़्यादा जो है लोग वो सिर्फ बरतानिया में बैठे हुए हैं, तो हर ख़ानदान के साथ कोई ना कोई ख़ानदान वहाँ का वो जुड़ा हुआ है, और उनका जो है अगर आप कश्मीर के अंदर जाएँ तो जो चीज़ें नज़र आती हैं वो ये है कि वहाँ पर उन्होंने घर बनाए हैं, चाहे वो मीरपुर में हो, बाग में हो, डडियाल में हो, जहाँ पर भी लोग रहते हैं, और उनकी कंट्रीब्यूशन, उनका जो बड़ा इशू ये है कि हमारी जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, और ये यकीन करें ये इन्वेस्टमेंट जो है अगर उसको कलेक्टिवली देखा जाए तो ये कई बिलियंस ऑफ पाउंड के अंदर चली जाएगी ओवरऑल, अगर सब की सब जो प्रॉपर्टी ख़रीदी गई है उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन की गई है, और अब वो घर खाली पड़े हुए हैं इसलिए कि वो लोग आते हैं यहाँ पे कुछ अर्सा रहते हैं, वापस चले जाते हैं और उन पर कब्ज़े हो जाते हैं। सारों के ऊपर कब्ज़े नहीं होते, लेकिन ये इशू जो है बड़ा इशू है, जो उनके उसके बाद जो लिटिगेशन शुरू होती है ये भी बड़ा इशू है कि वो मसाइल हल नहीं होते, और लोगों को जिन्होंने कब्ज़े किए होते हैं, जिन्होंने प्रॉपर्टी के इश्यूज़ क्रिएट किए होते हैं, उनको ये पता होता है कि ये लोग यहाँ सारी ज़िंदगी तो नहीं बैठेंगे, 1 महीने की छुट्टी पे आएंगे, 2 महीने की छुट्टी पे जाएंगे, वापस चले जाएंगे। और नाज़रीन इसी इशू को जो है आज इस प्रोग्राम का आगाज़ वहाँ से करेंगे, हमारी जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं सामा हारून बर्मिंघम से, उन्होंने यही मसला उठाया है, उनका पैकेज देखते हैं और दोबारा इस प्रोग्राम के अंदर इसको बाकी जो बातचीत है उसको लेके आगे चलेंगे। बरतानिया में कमोबेश 1 मिलियन कश्मीरी आबाद हैं, जिनमें एक वाज़े अक्सरियत बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम में रहती है, जो हर साल अपना खून पसीना एक करके ना सिर्फ करोड़ों पाउंड ज़र मुबादला की मद में अपने अहलो अयाल की कफालत के लिए भिजवाते हैं, बल्कि जायदादों की खरीदारी की सूरत में सरमायाकारी भी कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से सैकड़ों ऐसे कश्मीरी हैं जो हर साल लाखों पाउंड खर्च करके सिर्फ इसलिए वतन वापस जाते हैं कि उनकी उन्हीं जायदादों पर उनकी गैर मौजूदगी में कब्जा कर लिया जाता है, और इन जायदादों पर कब्जा छुड़वाने के लिए कोर्ट कचहरी में सालों पेशियां भुगतनी पड़ती हैं। हमारे एक भाई ने इधर पंजाब साइड पे जगह ली थी, तो वहाँ के लोगों ने कब्जा कर लिया है। वो शरीफ बंदा यहाँ से 24 घंटे काम कर करके उसने 1-1 रुपया जमा करके पाकिस्तान में जगह ली है। उस बेचारे के साथ ज्यादती हुई है कि सारा उन्होंने कब्जा कर लिया। अभी वो एक अदालत से दूसरी अदालत, एक कचहरी से दूसरी कचहरी, कोई सुनने वाला है ही नहीं है। बच्चे इधर से जाते हैं, वो जाके तो अपना सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अदालतों के चक्रों में पड़े रहते हैं, तो जो विरासती ज़मीनें होती हैं उन पे कब्जे, जो घर हैं उन पे कब्जे हो जाते हैं। तो वो जब अदालत का ना पता है, ना पटवारी का पता है, ना तहसीलदार का पता है, तो वो इसी चक्कर में जो है ना 6-6 महीने फंसे रहते हैं, और पैसे भी बहुत ज़्यादा उनके ज़ाया होते हैं। बेशुमार लोगों के जो खाली जगह पड़ी हुई थी या मकान पड़े हुए थे, उनके फैमिली वाले, उनके ख़ानदान वाले या रिश्तेदार या कोई और लोग काबज़ हो जाते हैं, और उनका कब्ज़ा छुड़वाने के लिए इन लोगों को बहुत मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनका कहना था कि जब वो अपने अहलो अयाल के साथ आज़ाद कश्मीर जाते हैं तो उन्हें छोटे बड़े कई दीगर मसाइल का सामना रहता है, ताहम इस वक्त बिजली की लोड शेडिंग, सेहत की सहूलियात का फुकदान, ज़राए आमदोरफ्त, बिलखुसूस सड़कों की नाकिस हालत भी इनके लिए परेशानी का बायस है। चकसवारी हो गया, इस्लामगढ़ हो गया, मीरपुर जियां
बंदा पहुंचने जी अल्लाह ने वाला हो जाना तो कोई पता नहीं लगा। इलाज जनाब बिल्कुल कोई नहीं है। जो मजीद साहब वज़ीर आज़म भी बनते हैं उन्होंने भी कुछ नहीं किया, आगे नून लीग आई है उन्होंने भी कुछ नहीं किया। इलाज ना बड़ा मसला है। गर्मी में तो खुदा ने बंदे तो बिजली तो दियो, डैम भी हसन बारियां भी हसन, ठीक है अगर कर दिया ने सब कुछ आने ज़्यादा ही ज़मीन क्यों नहीं जाने, डैम ज़्यादा ही बड़ा बना रहे हैं। आपको मालूम है ना डैम ज़्यादा ही बड़ा बना रहे हैं, कितनी बारियां जा रही हैं लेकिन बिजली फिर भी वही टेंशन है। The roads are quite bad. Even we've been waiting for this bridge to get completed from Mirpur to Kotli. That's took many years. I don't know what's going on with that. And apart from that, the electricity. The electricity is a problem because when the kids go in summer and the AC is not working, it's a bit difficult for them. ओवरसीज़ कश्मीरियों ने इससे उम्मीद का इजहार किया कि इंतखाबात के बाद बनने वाली हुकूमत उनके बड़े और दरीना मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेगी। साइमा हारून, जियो न्यूज़, बर्मिंघम। और नाज़रीन, जिस तरह हम आपको बार बार बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है बड़ी पार्टीज़ की, तहरीक इंसाफ के जो सरबराह है इमरान खान वज़ीर आज़म, वो कश्मीर पहुँचे हैं। आसिफा भुट्टो जो है वो वहाँ पहुँची हैं, वो उनकी तकरीर है। और मरीम तो हैं वो काफ़ी दिनों से वहाँ पर ऑलरेडी कैंपेन चला रही हैं, वो भी कश्मीर के अंदर मौजूद हैं। तो आज देखते हैं कि आज जो है सारे लीडर एक दूसरे के बारे में क्या कह रहे हैं, कश्मीर के बारे में क्या कह रहे हैं। और उनका जो फोकस है वो अभी तक उसी तरह जैसा क्रिटिसिज्म है वो एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे पर तनकीद पे है, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर है, या उसमें कहीं कहीं कश्मीर जो है उसकी स्प्रिंकलिंग भी नज़र आती है। देखते हैं ये लीडर क्या कह रहे हैं। मेरे कश्मीर के भाइयों बहनों, इमरान खान साहब आज तशरीफ ला रहे हैं। उनका इस्तकबाल अंडों और टमाटरों से न करना बुरी बात है, नहीं करना चाहिए। उनके गले में फूलों के हार पहनाना, पहला हार जो पहनाना उस पर एक तख्ती लगी होनी चाहिए जिस पर लिखा हो वेलकम टू आजाद कश्मीर, आटा चोरी में नंबर 1। दूसरा हार पहनाना फूलों का, टमाटरों का नहीं, फूलों का, जिस पर लिखा हो चीनी चोरी में नंबर 1। तीसरा हार पहनाना जिसमें लिखा हो गैस और बिजली चोरी में नंबर 1। चौथा पहनाना जिसमें लिखा हो दवाई चोरी में नंबर 1। पांचवा पहनाना जिस पे लिखा हो महंगाई में नंबर 1। और फिर एक मेडल पहनाना इज्जत से जिस पर लिखा हो वोट चोरी में नंबर 1। पहली बार कश्मीर में आई हूँ। कश्मीर जन्नत नजीर है, कश्मीर बेनजीर। मैं आपकी मोहब्बत, आपका प्यार मैं भूल नहीं सकती। मैं आपका दुख और दर्द समझ सकती हूँ। कश्मीर से हमारा रिश्ता 3 नस्लों से है। कश्मीर से मोहब्बत हमें विरासत में मिली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी कश्मीर के साथ थी, आज भी साथ है और आगे भी कश्मीर के साथ खड़े रहेंगे। आप गली गली जाए, घर घर जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा लेकर जाए और उन्हें बताए हमने जमहूरियत के लिए अपने जाने दी है और कश्मीर के जमहूरी हकों के लिए भी हमारे जान हाजिर है। 25 जुलाई को तीर पर ठप्पा लगाए। हर औरत, हर मर्द, बुजुर्ग और नौजवान सब बाहर निकले और तीर को वोट दे। तीर आपका रोजगार का निशान है, तीर तरक्की का निशान है, तीर कश्मीर का निशान है, तीर बेनजीर का निशान है। हम नारा मारे हम परचम थामे, फिर निकला सूरज, फिर हुआ सवेरा, आईन अमानत, एटम बम का तोहफा। ये हम बेटे किसके,
हम एक नई चीज लेके आए हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक आम लोगों के लिए, जिनके पास कभी पैसा नहीं था एक घर खरीदने का, उनके लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम लेके आए हैं। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में बैंक कर्जे, सस्ते कर्जे देंगे तनख्वाहदार लोगों पे, मजदूरों को, मैकेनिक, वेल्डर, वो लोग जिनके पास कभी भी पैसा नहीं होता एक घर बनाने का, और वो किस्तों के ऊपर, लंबी किस्तों पे इंशाअल्लाह जो वो किराए पे पैसा खर्च करते हैं, उसी किराए पे किस्तें दे के अपने घर पे उनकी छत अपने नाम पे हो जाएगी। पाकिस्तान की लीडर्स की आपने बात सुनी, और ये चीज़ जो है वो कश्मीरी जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं उनको भी बग करती है। वो ये समझते हैं कि कश्मीर की सियासत ऐसी नहीं थी, लेकिन अगर फ़र्ज़ किया यही ट्रेंड्स कश्मीर के अंदर पहुंचेंगे तो वो क्या कहते हैं कि उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो कश्मीरियों की बात कम कर रही है और अपनी जो मसाइल हैं या अपने जो उनकी उम्मीदें हैं या उनकी जो ख्वाहिशात हैं उनको आगे लेके चल रहे हैं। वदूद मुश्ताक की एक रिपोर्ट सुनाते हैं कि बरतानिया के अंदर जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, जो कश्मीरी में हैं, वो क्या बात कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात के लिए जहां मकामी सतह पर इंतखाबी मुहिम जारी है, वहीं ब्रिटिश कश्मीरी भी अपनी अपनी जमात की कामयाबी के लिए भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। इस हवाले से ब्रिटिश कश्मीरी रहनुमा जाकिर कियानी, शफीकुर रहमान चौधरी, कौंसल अफजाल कियानी और अमजद अब्बासी का कहना है कि सियासी क़यादत मनफी तनकीद की बजाय लोगों की तरक्की और कश्मीर की आज़ादी की तरफ तवज्जो दे। मैं ये समझता हूँ कि हमें मनफी सियासत से परहेज करना चाहिए, अपनी एजेंडा और अपना ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक जो है वो आवाम को आगाह करें, ना कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर दें। तो मैं ये समझता हूँ कि आवाम के ऊपर फैसला छोड़ दें कि आवाम जिसको समझती है कि वो उनके लिए बेहतर साबित हो सकता है। Whichever party comes in, I think the objective should also be the same, or to do betterment for AJK and to develop AJK into a region which is stable but also which benefits the wider community. मसला कश्मीर जो है वो दुनिया के अंदर पायदार अमन के लिए बहुत ज़रूरी है। लोगों के अंदर ये तशवीश पाई जा रही है कि आया जो मुख्तलिफ पार्टियों के लोग अपने अपने नज़रियात और अपने अपने मंशूर को फैलाए जा रहे हैं, इससे लोग ये देख रहे हैं कहीं ये ना हो कि इस मसला कश्मीर और आज़ाद कश्मीर में आने वाली हुकूमत जो आएगी, इससे आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या तब्दीली रुनुमा हो सकती है। जो सबसे बड़ा मुतालबा यहाँ कश्मीरियों का है वो है मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए आज़ादी, और इस हवाले से तमाम सियासी जमातों के लिए जो कारकुनान हैं उनकी भी, और ख़ास करके जो लोग हैं उनकी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान से जो भी सियासी जमातें यहाँ आई हैं, जो भी यहाँ सियासी लीडरान हैं, वो उनके लिए और मकबूजा कश्मीर के लिए आज़ादी की बात करें और तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से कोई मुस्बत पैगाम दें। ब्रिटिश कश्मीरी रहनुमाओं को तवक्को है कि आने वाले इंतखाबात के नताइज मकामी लोगों की तरक्की और खुशहाली का बायस होंगे। वदूद मुश्ताक, जियो न्यूज़, लंदन। वो ब्रेक के बाद इसको जो है वो लेके चलेंगे सियासतदानों तक कि वो अपनी जो है कैंपेन किस तरह ले रहे हैं। लेकिन आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि जिस तरह हमने कहा था कि जो नंबर है हमारा व्हाट्सएप का, वो दोबारा से आपके सामने स्क्रीन के ऊपर तो मौजूद है, लेकिन मैं रिपीट भी कर देता हूँ, 0092-317-2484709। और रिक्वेस्ट हमारी ये है कि बजाय इसके कि आप ऐसी चीज़ें भेजें जिस तरह जो हमारे ट्विटर हैंडल भी हैं @आमिर और @जियो न्यूज़ उर्दू, उसके ऊपर उसमें बहुत सारे जो मैसेजेस हैं वो ब्रॉडकास्टिंग की जो हमारे यहाँ पर लिमिटेशंस हैं वो इजाज़त नहीं देते कि उस तरह स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म जो है वो उसको ब्रॉडकास्ट किया जाए। लेकिन हम जो सेंटिमेंट है उसको कोशिश करते हैं आपका कि जो सेंटिमेंट है उसको अपने जो हमारे प्रोग्राम के अंदर लोग शामिल हो रहे हैं उन तक ज़रूर पहुँचाया जाए। लेकिन आप लोग जो हैं वीडियोज़ बना के अपनी, और सिर्फ रिक्वेस्ट फिर वही होगी कि उसके अंदर किसी किस्म की वो बातचीत जो यहाँ पे हो रही है वो उस तरह की ना हो। अगर आप कोई चीज़ सवाल पूछना चाहते हैं तो उसमें ये होगा कि हम आपका जो मैसेज है वो डायरेक्टली इस प्रोग्राम के अंदर शामिल कर सकेंगे। इस टेलीफोन नंबर के ऊपर दोबारा से गौर कर लीजिए और अपने वीडियो मैसेजेस, आप सब लोगों के पास स्मार्टफोन होंगे, एक स्टेबल हैंड के साथ, स्टेडी हैंड के साथ एक मैसेज बनाएं और वो मैसेज जो है वो अपलोड करें और उसको हम इस प्रोग्राम के अंदर शामिल करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक। और आज के प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ चौधरी अनवारुल हक साहब जो हैं वो भिंबर 3 से
PTI के कैंडिडेट हैं, साबिक स्पीकर रहे हैं, वो प्रोग्राम के अंदर शामिल हैं। और साथ जाहिद अमीन काशिफ जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है, वो मुजफ्फराबाद से हमारे साथ प्रोग्राम में। चौधरी साहब, पहला सवाल मेरा आपके साथ है कि आपकी पार्टी की क़यादत के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है कि शायद जो ज़बान का इस्तेमाल है वो सख्त हुआ है, और दूसरी तरफ से फिर उसी तरह के जवाबात हैं। और यहाँ तक कि कश्मीर का जो इलेक्शन कमीशन है उसने लेटर लिखा बाकायदा चीफ सेक्रेटरी को कि इन्हें वापस बुलाया जाए वरना अमन अमान का मसला हो सकता है। क्या समझते हैं आप, ये किस तरफ गई है सारी की सारी कैंपेन? देखिए, जिस तरह की लैंग्वेज पाकिस्तान के इलेक्शन में यूज होती है, कश्मीर में अभी भी बड़ी मौजूद ज़बान इस्तेमाल हो रही है। तो आप जमहूरियत की तरह का इंतखाब नहीं है, ये इसी तरह का इंतखाब है जिस तरह वो अंग्रेजी की कोटेशन है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और जब मुतारिफ धड़े लड़ते हैं तो अब जो रेप्लिका है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का कश्मीर में आता है। और तहरीक इंसाफ के मेरा ख्याल है जो लीडरशिप है उनकी जुबान तो भी मैं समझता हूँ तहजीब के दायरे के अंदर ही। आपने मुस्लिम लीग नून के मर्जी का दीन की जुबान नहीं सुनी, वो इतनी खौफनाक है कि वो असेंबली में बैठ के बयान भी नहीं की जा सकती। जी फरमाइए। तो आप ये समझते हैं कि जो लेटर लिखा है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने वो वन साइडेड है, वो आपके खिलाफ है? देखिए, जहाँ तक आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, इसके ऊपर पहले भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात उठाए गए और आपने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो तो चलें एक तीसरी जमात है, इलेक्शन कमीशन के हवाले से वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। क्या उम्मीदें हैं आपको इस इलेक्शन के अंदर? पिछली दफ़ा तो आप जो है इस इलेक्शन के अंदर शामिल नहीं थे एज बिग पार्टी, लेकिन अब चूँकि इस्लामाबाद में आपकी हुकूमत है, आप ये समझते हैं कि सारी की सारी जो क़यादत, जो सारी की सारी स्ट्रेंथ थी मुस्लिम लीग नवाज़ की पिछली दफ़ा, वो आप इस दफ़ा क्लीन बोल्ड कर देंगे? देखिए, ये जो इलेक्शन है इसमें होता ही है कि इसमें आप अवामियत साहब की जो कसौटी है उस पर परखे जाते हैं। और मेरी जो नाकिस राय है बतौर सियासी कारकुन भी, वो ये है कि मुझे इंशाल्लाह कभी उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में सिंपल मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बना लेंगे। सिर्फ हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं प्रोग्राम को यहाँ पे भी और पाकिस्तान से बाहर भी, उनको थोड़ा सा इम्प्रेस करने की कोशिश करें कि वो पार्टी जिसकी वहाँ पे क़यादत ने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया था, इस वजह से कोई उस हुकूमत में नहीं रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ बातों की बुनियाद के ऊपर जो है वो इलेक्शन जीतेगी। देखिए, पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ 22 साल, आपके सवाल का जवाब तो आपके सवाल में भी ना है। 22 साल तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान में क्या काम किया? माशा लोगों को अवेयरनेस देने के, इन चोरों के खिलाफ उठो, बदकानत लोगों के खिलाफ उठो। एंड तरीके से इंसाफ इमरान खान इस तरीके यहाँ भी जितनी यूथ है जो ओवरसीज पाकिस्तानीज है, एक ऐसा माकूल डैशबोर्ड है 13 लाख से ज्यादा लोगों का जो यूके में है। ये सारे वो लोग हैं जो डाई हार्ड है इमरान खान के वर्कर, और जो यूथ में इमरान खान साहब की मकबूलियत है वो बिल्कुल इमेजिनेशन है। तो ये तो जो काम काज है, अगर तो वो अपने मेरिट पे किए हो तो फिर तो आप उनको इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने सरीहन बदजानती, करप्शन और जिस तरह इनके कायद से मनी ट्रेल पूछते पूछते कौम ठाकी है वो नहीं आ सकी। अगर राजनीति की क़यादत इनके वज़रा से मनी ट्रेल पूछी जाए और 2001 में इनके असासे इलेक्शन कमीशन के वो देखे जाएं, और जो आज 2021 में इनके इलेक्शन कमीशन के असासे हैं, इनकी गैर मुल्की शहरियत है, जो इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे बाहर भेजे हैं, तो इस कदर खौफनाक मंजरनामा पेश आता है। और राजनीति की आवाम उठी भी इसीलिए है कि ये जो माफियाज हैं इनको बिल्कुल उसी तरह उसी जुबान के साथ ही डील करना है जिस तरह इमरान खान साहब करते हैं। वो पाकिस्तान में इनको रुलाना चाहते हैं। इंशाल्लाह तरीके वर्कर इन सारे माफिया को आज़ाद कश्मीर में भी रुलाएगा और तकलीफ देगा। ज़ाहिर साहब, आपने बातें सुनी अनवार साहब की, क्या आप क्या कहेंगे? आपकी लीडरशिप के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, आप ये समझते हैं कि वही चीज़ें सुनते हुए आज़ाद कश्मीर के जो वोटर्स हैं वो आपको रिजेक्ट करेंगे इस दफ़ा? आपने पाकिस्तान में देख लिया है कि वहाँ ये बात कही जाती रही, चोर डाकू बदयान बेईमान, और बड़े फ़ख्र से। और वो लोग कह रहे थे जो सर से लेके पाँव तक खुद बदयानती में डूबे हुए थे, उन्होंने वो तमाम लोग मुल्क पाकिस्तान से जमा करके उन्हें PTI का कवर दिया। मैं असद उमर की बात नहीं करता, ये शफकत महमूद साहब जैसे चंद गिने चुने लोगों की बात नहीं करता, बाकी आप देख लीजिए। और फिर वो जब पावर में आ गए वहाँ उन्होंने क्या डिलीवर किया। गुफ्तगू बेहतरीन होती है, हर आदमी स्टेज पे आता है, वो एक सुनहरी जन्नत बताता है आवाम को, जो इस वक्त महंगाई में और जुल्म में पिस रही है पाकिस्तान के वहाँ। मैं उससे ज़्यादा आपसे कोई बात नहीं कहना चाहता कि 3 साल में उन्होंने वहाँ क्या सलूक किया। लिहाजा आज़ाद कश्मीर के अंदर भी आप आके देख लीजिए। मेरे हलके में जो आदमी इलेक्शन लड़ा है उसने 1975 में PTI का जो आज उम्मीदवार वो पीपल्स पार्टी का था, वो लिबरेशन लीग का उम्मीदवार रहा, वो पीपल्स मुस्लिम लीग का उम्मीदवार रहा,
वो मुख्तलिफ हैसियतों से 48 साल से इलेक्शन लड़ता रहा। ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो आज PTI में। तो अब नई नस्ल तो समझ गई है ये कैसी तब्दीली है, कैसी शफाफियत है, ये कैसा एहतसाब है। पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं पार्टी से। दिस इज़ यू नो द सेंस विच आई एम गेटिंग कि जो पर्सनैलिटीज़ अगर फ़र्ज़ किया जिन साहब का भी आप नाम ले रहे हैं कि अगर वो 3 से ज़्यादा जमातें जो हैं वो तब्दील कर चुके हैं, तो जो फिर जो इलेक्टेबल्स की सियासत है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पार्टीज़ की सियासत से। और वैसे भी अनवार साहब के बाद दोबारा भी वापस जाऊँगा आपसे जवाब लेने के बाद कि उन्होंने कहा था कि PTI इमरान खान है, इमरान खान PTI है। तो अगर फ़र्ज़ किया लेट्स से लीडरशिप कहती है कि यार मैंने जितनी सियासत करनी थी कर ली है, अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ, तो फिर पार्टीज़ का क्या बनेगा? देखिए इत्फाक की बात है, आपने मेरे साथ जिनको शरीक किया ये एक आज़ाद कश्मीर का अच्छा सरमाया है। ऑल दो ये PTI में है, लेकिन ये चौधरी अनवार अलग जो मेंबर से जिनका तल्लक है ये एक डिफरेंट से इंसान है। जितना मैं ये स्पीकर भी रहे जितना मैं इनको जानता हूँ, लिहाजा पाकिस्तान में असद उमर को माइनस कर दें, शफकत महमूद को माइनस कर दें, मैं बाकियों की बात कर रहा हूँ। ये वही लोग हैं जो इस्लामाबाद के रुख को देखते हैं और फिर उस ताकतवर रुख का हिस्सा बन जाते हैं। कभी वो पीपल्स पार्टी होता है, कभी वो नून होता है, कभी वो PTI होता है। ये वो तमाम लोग हैं जो अपने अपने हलकों में भारत और एक माफियाज की शक्ल में मौजूद हैं और फिर ये मरकज़ से अपने रवाबत इस्तवार करके ये दोबारा उस मसनदे इक़्तिदार तक पहुँच। अनवार साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि हम आम तौर पे हमारे प्रोग्राम के अंदर जो शरीक हुए लोग उन्होंने यही कहा है कि ये जो ट्रेंड है कि इस्लामाबाद के अंदर हाकिम जो है वही हाकिम मुजफ्फराबाद में बनेगा, तो इसलिए तो फिर इलेक्शन करवाने की तो ज़रूरत नहीं थी। इस तरह इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है अगर फ़र्ज़ किया यही फैशन है? देखिए, लोगों के ट्रेंड की बुनियाद पर यह तजिया करना कि इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है, ये तो बड़ी जल्दी है। ट्रेंड जिस तरफ का भी सेट हो, ये हके राय दही का ख्याल है। और अगर लोग इस्लामाबाद की तरफ देखते हैं तो इसलिए देखते हैं कि चले वहाँ हुकूमत है और आज़ाद कश्मीर जो है उसका सारा बजट वफाक से आता है, तो चले हमारे अवामी मसाइल हल होंगे। लेकिन ऐसा भी हुआ कि जब मैं इलेक्शन जीता 2006 में, तो उस वक्त वफाक में हुकूमत मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की थी और वो बड़े जबर का दौर था, बड़ा खौफनाक दौर था। तो उसमें हम 2-3 लोग आज़ाद कश्मीर से जीते, जिनमें एक मैं था जो कि मछली की तरह पानी के उल्टी साइड पे बहाव पे गया। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अमूमी तौर पर ऐसा होता है, लेकिन लोग अगर वफाक की तरफ देखते हैं, पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, तो अपने मसाइल के हल के लिए देखते हैं। और इस दफ़ा फर्ज किया, इस दफ़ा अगर आप अनवार साहब, अगर आपकी पार्टी जो है वो 27 सीटें नहीं जीत सकती और क्लियर उसके पास जो है वो नंबर्स नहीं होते, तो फिर आप जो है वो और किसी और के पास भी नहीं होते जो आपके साथ अलायंस करना चाहे, तो फिर हुकूमत जो है बनाने के लिए आप किसके साथ जाएंगे? देखिए, ये जो आपका बड़ा खूबसूरत सवाल है, ये अजम्पशन पर मबनी है। इसका जवाब भी मैं आपको इससे बेहतर अजम्पशन पर दे देता हूँ। यह हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि इंशाअल्लाह ताला हमें ना इत्तेहाद में जाना पड़ेगा, ना इत्तेहाद की जरूरत पड़ेगी और हम सिंपल मेजॉरिटी से डंके की चोट पर गवर्नमेंट बनाएंगे और इंशाअल्लाह जीतेंगे। जाहिद साहब, आपसे आखिरी सवाल मेरा ये कि जो आपने बात सुनी है हमारे दोस्त की, वो ये कह रहे हैं कि डंके की चोट पे जीतेंगे। तो पिछली दफ़ा तो आपके पास 2/3 मेजॉरिटी थी। कौन सी आपने ऐसी जो है बुरी सियासत की है, कौन सा ऐसा आपने जुल्म किया है कि आपकी सारी की सारी जो इलेक्टोरल सक्सेस है वो वाइप आउट हो सकती है? ये भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। हर जमात अपने अपनी जगह पे दावा करती है, उसे ज़ाहिर है पॉलिटिकली यही बात कहनी होती है। लेकिन जो आज़ाद कश्मीर के अंदर अगर आप इसको बाहर बैठ के देखें, जैसे हम कभी कभी इसको बाहर बैठ के भी देखते हैं, आज़ाद कश्मीर में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक जमात जो है वो हुकूमत बनाएगी। आज़ाद कश्मीर बड़ा अपसेट होने जा रहा है और इसमें लगता यही है कि मुस्लिम लीग नून किसी अपनी इत्तेहादी जमात के साथ मिलकर दोबारा इक़्तिदार में आ रही है। और अगर ऐसा ना हुआ, इसको ताकत के रूप, देखिए अवाम ने रिजेक्ट कर दिया तो अवाम का जमहूरी हक़ है, अवाम जो भी चाहे वो कर सकती है वोट के ज़रिए। लेकिन अगर इसे ताकत के ज़रिए बदकिस्मती से इसको इस रुख को मोड़ने की कोशिश की गई, तो फिर मैं ये समझता हूँ ये एक बड़ा अलमिया होगा, क्योंकि आज़ाद कश्मीर एक हसास ख़ित्ता है और इस पर दुश्मन की बड़ी ख़तरनाक मकरूह मकार निगाह है। और फिर इसकी सूरत में मरकज़ की गैर ज़रूरी मुदाखलत की सूरत में जो यहाँ से तहरीक उठेगी खुदा न खास्ता, मैं वो समझता हूँ वो ख़ुद नून, PTI, MC, पीपल्स पार्टी के हाथ से निकल जाएगी। मैं आपको अहम बात बता रहा हूँ, ये ग्राउंड की बात बता रहा हूँ। जाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच। अनवार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने कहा कि एक तो नया ट्रेंड सेट होने जा रहा है, तो ट्रेंड तो इसी तरह रहता है कि अगर फ़र्ज़ किया PTI जो है
वो यहाँ पर अपने नंबर्स बढ़ाने में कामयाब होती है तो फिर उसको मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ देखना पड़ेगा। जमात इस्लामी दोबारा से हो सकता है और तरह का जो है वो इजहार करे जो अब तक कहती आ रही है इलेक्शन के बाद की सियासत चेंज हो सकती है। और अगर फ़र्ज़ किया दोनों दूसरी जमातें जिसे हम सुनने में आ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपने नंबर्स बढ़ा सकती है और मुस्लिम लीग नून अपने नंबर जो है वो कम करेगी, तो फिर एक ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है जिसके अंदर ये दोनों जमातें जो हैं इनको सोचना पड़े कि ये मिल के वहाँ पर हुकूमत बनाएं। लेकिन जो इंडिकेशन है दरमियान में जहाँ से माहौल शुरू होता है, जहाँ से बातचीत शुरू होती है, वो अभी भी है कि लोग जो हैं जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इल्ज़ामात की सियासत है उसको को सियासत के अंदर को बहुत ज़्यादा बुरा नहीं समझते। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर और फिर कश्मीर के अंदर भी सियासत के लिए हम मतलब यहाँ पे कोई किसी किस्म का फ़ैसला देने की पोजीशन में नहीं है। ये सियासत को किसी अच्छे रुख पर नहीं लेके जा रहा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन जब वापस आएंगे तो हमारी बात जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक साहब से होगी। जमात इस्लामी का एक बाकायदा तशख़्ख़ुस है कश्मीर के हवाले से, वो कश्मीर का नाम लेके बहुत ज़्यादा सियासत करते रहे हैं लेकिन उन्हें वोट नहीं मिलते। इस पर भी बात करेंगे सिराजुल हक साहब से एक ब्रेक के बाद। और नाज़रीन प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मंसूरा से, लाहौर मंसूरा से सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी के सरबराह जो हैं इस प्रोग्राम में शामिल हैं। सिराजुल हक साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सिराज साहब से पहला सवाल जो है एक जनरल सा सवाल है कि जमात इस्लामी की जो प्रेजेंस है, जो स्ट्रीट प्रेजेंस है, जो ओवरऑल पब्लिक परसेप्शन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग रही है, लेकिन कश्मीर के इस इलेक्शन के अंदर आप जो है एक बहुत ज़्यादा कर्रो फर से नज़र नहीं आ रहे। इस तरह लगता है कि जमात इस्लामी जो है वो रेलीगेट हो गई है, मेन स्ट्रीम जमातों से पीछे रह गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में और मुहाजिरीन के जो हलक़े हैं पाकिस्तान में 36 हलक़ों पर हमारे उम्मीदवारान खड़े हैं और मैदान में मौजूद है, मुहिम चला रहे हैं और लोगों को अपने साथ मिला रहे हैं। इसलिए हर तरह किसी भी हलक़े में ऐसा नहीं है कि हम नारा उम्मीदवार नहीं हैं। तो जमात इस्लामी भरपूर इस मुहिम में शरीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरह आपने कहा कि अगर फ़र्ज़ के 36 हलकों पे है और टोटल हलकों में आपके पास कैंडिडेट नहीं है तो कितनी उम्मीद है आपको कि कितनी सीटें आप जीत सकेंगे? इस वक्त देखिए हमारे तो 36 उम्मीदवारान खड़े हैं। अब कामयाबी कितने हलकों में हमें हो जाती है, कितने पर नहीं हो जाती है, ये तो क़बल अज़ वक्त बात है। लेकिन बाकी सियासी जमातें जिन के बारे में आपने अभी इशारा भी किया, पीटीआई और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, उसके मुकाबले में जमात इस्लामी एक मुतबादिल के तौर पर मौजूद है। अपनी खिदमत, अपनी दियानत और कश्मीर के हवाले से एक क्लियर और वाज़ेह एजेंडे के साथ जमात इस्लामी अपनी मुहिम चला रही है। बाकी लोग अपने पार्टियों की सियासत या पाकिस्तान की सियासत वहाँ कर रही हैं, बाकी जमातें वो सियासत में मसरूफ़ है, लेकिन जमात इस्लामी के साथ एक वाज़ेह एजेंडा है आज़ाद कश्मीर के लिए और कश्मीर के आज़ादी के लिए, और उसी बुनियाद पर हम अपने मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि आपको जो एजेंडा है कश्मीर के लिए और कश्मीर की आज़ादी के लिए वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया है? बातें तो जो है हम कुछ और सुन रहे हैं। आपने रिसेंटली ऐसी बात भी की कि आपको लगता है कि कश्मीर के सिलसिले में पाकिस्तान की हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो अब इस तरह लगता है कि वो नहीं है। कहने की हद तक शायद नज़र आता हो लेकिन अमलन वैसा नहीं लगता। मैं यही बात कर रहा हूँ कि कश्मीर के आज़ादी के लिए या कश्मीरियों के लिए इन तीनों जमातों के साथ कोई एजेंडा नहीं है। उनकी सारी तवज्जो वहाँ की हुकूमत पर है, कुर्सी पर है, जबकि जमात इस्लामी वहाँ के अवाम के लिए और कश्मीर के आज़ादी के लिए काम कर रही है। और इनमें से कौन सी ऐसी जमात है जिन्होंने एक बार नहीं बार बार कश्मीर में हुकूमत नहीं की है और हर बार उनको नाकामी का सामना हुआ है। और अब मरकज़ में भी पीटीआई की हुकूमत है, तो सच्ची बात यह है कि पीटीआई ने भी कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि पीटीआई की मौजूदगी में, पीटीआई की हुकूमत में, पीटीआई के दावों और ऐलानात के बावजूद मकबूजा कश्मीर पर इंडिया ने कब्ज़ा किया
और मोदी ने अपने इलेक्शन मुहिम में जो 3 वादे अपनी कौम के साथ किए थे, बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर तामीर करने का, मकबूजा कश्मीर के स्टेटस को ख़त्म करके उसको इंडिया के साथ मिलाने का, और तीसरा ऐलान जो उसने किया था आज़ाद कश्मीर को भी इंडिया का हिस्सा बनाना, इसलिए कि इंडियन हुकूमत आज़ाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर कहती है। तो उन्होंने यही कहा कि मैंने 2 वादे तो पूरा किए और तीसरे पे अमल कर रहा हूँ, लेकिन हमारी हुकूमत बग़ैर जंग के, बग़ैर लड़ाई के, बग़ैर किसी मुकाबले के हार गई, और उन्होंने मकबूजा कश्मीर को बड़े तरीक़े और सलीक़े के साथ उनके हवाले किया। ये ठीक है, कुछ बयानात तो देती रहती है, जुमरात उनने एहतजाज भी किया, अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर भी की, फिर कुछ दिनों के लिए अपने बाजू पर काली पट्टी भी बांधी, लेकिन कुछ नहीं कर सका। जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ किया पाकिस्तान का, इस हुकूमत का इस तरह लगता है कि नैरेटिव कि वो जो कुछ मोदी हिंदुस्तान में करना चाहते थे उन्होंने कामयाबी हासिल की है। अब हमारे वज़ीर-ए-आज़म के बारे में सुना ये जाता है कि उन्होंने कोशिश की है, लेकिन मोदी साहब जो है वो टेलीफोन पर जवाब ही नहीं देते। तो फिर तो इसका मतलब है कि जो कश्मीर उनके पास, जो कश्मीर हमारे पास, आहिस्ता आहिस्ता लोगों का जो जहन है वो बदल के कह दिया जाएगा कि चूँकि, और ये हम सुनते भी आ रहे हैं, जब ये आम तौर पे बात होती है कि ये हम जंग जो है वो हल नहीं है और 1 इंच जो है हम लेने नहीं देंगे और 1 इंच जो है उनको देने नहीं देंगे, तो ये तो इस तरह लगता है कि जहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको बॉर्डर बनाने के लिए लोगों के जहनों को तैयार किया जा रहा है। यानी सच्ची बात है कि इस तरह बात करने से मकबूजा कश्मीर के लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है, बल्कि उनके ज़ख्मों पर एक नमकपाशी है, और वो समझते हैं कि हमारे शहदा के खून के साथ गद्दारी की गई, हमारी जद्दोजहद के साथ बेवफाई की गई। लेकिन अमर वाक़या यही है कि मौजूदा हुकूमत ने भी और साबिक़ हुकूमतों ने भी इसी चीज़ को एक लिहाज से तस्लीम किया है। LOC को इन्होंने एक मुस्तकिल बार्डर के तौर पर, ज़हनी तौर पर तस्लीम किया है। और आपको याद होगा आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, इन्होंने तो कहा था कि मैं आज़ाद कश्मीर का आखिरी वज़ीर-ए-आज़म हूँ। तो जिस तरह उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को एक अबूरी सूबा बनाया पाकिस्तान का, ये भी उसी मंजिल की तरफ एक कदम है, और अगला मरहला उनका आज़ाद कश्मीर को भी एक सूबे का स्टेटस देना है, ताकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये समझते हैं कि इसी बुनियाद पर यह मसला हल होगा कि उधर तुम और इधर हम। लेकिन मैं समझता हूँ इसी तरह सोचना और इस तरह बढ़ना और इस पर अमल करना, ये पाकिस्तान के साथ, तहरीक पाकिस्तान के साथ, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन के साथ, मकबूजा कश्मीर के अज़ीम जद्दोजहद और मुक़द्दस जद्दोजहद के साथ एक गद्दारी हम समझते हैं, बेवफाई हम समझते हैं, और ये पाकिस्तान के लिए तबाहकुन है। ये संजीदा बातें हैं जो आप कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब है कि अगर फ़र्ज़ किया लोग जो हैं ये वोट उन्हीं पार्टीज़ को दे रहे हैं जिनकी सियासत जो है वो, जिस तरह आपने कहा कि वो हुकूमत की सियासत है, वो ताकत की सियासत है, वो किसी न किसी तरह जो है वो पावर में रहने की सियासत है, तो फिर तो अवाम जो है आज़ाद कश्मीर के वो आपकी बात तो नहीं सुन रहे। देखिए, जमात इस्लामी यही समझती हैं कि मकबूजा कश्मीर के बग़ैर पाकिस्तान नामुकम्मल है, और आज़ाद कश्मीर को एक बेस बनना है मकबूजा कश्मीर के आज़ादी के लिए। हमारे साथ कश्मीर के आज़ादी का एक एजेंडा है, हमारे साथ आज़ाद कश्मीर के तरक्की का एक एजेंडा है। अब देखिए, हम चाहते हैं कि जो वहाँ का पानी है, रॉयल्टी है, उनके हुकूक कश्मीरियों को मिले। हम यही चाहते हैं कि कश्मीर का अपना एक बैंक हो, हम यही चाहते हैं कि कश्मीर के बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार मिले, हम यही चाहते हैं कि वहाँ एक बेहतरीन अदालती निज़ाम हो, हम यही चाहते हैं कि कश्मीर इतना तरक्की कर ले कि दुनिया को नज़र आ जाए, और पर इसी कश्मीरी क़ियादत को हम पूरी दुनिया के सामने पेश करें और वो कश्मीर के मसले की वकालत करे। इसलिए कश्मीर को अहमियत देना चाहिए। कश्मीर बहुत ज़्यादा अहम है पाकिस्तान के लिए, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा और साबिक़ा हुकूमतों ने जो खेल खेला है वो सिर्फ मुज़फ़्फ़राबाद की कुर्सी पर कब्ज़ा करने के लिए हैं। इनकी निगाह में, इनकी विजन में श्रीनगर नहीं है, सिर्फ मुज़फ़्फ़राबाद को पता करना है। और अब इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में, जैसा था ना जी गौरी साहब इलेक्शन जीता तो इन्होंने कहा हमने गिलगित बल्तिस्तान को पता किया, अब ये कहते हैं कि हमने मुज़फ़्फ़राबाद को पता करना है। हाल ये है कि ये पता नहीं है।
आप तमाम तर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके, वज़रा के असरात को इस्तेमाल करके, पैसा तकसीम करके, लोगों को प्रेशराइज करके, तमाम इदारों का इस्तेमाल करके इलेक्शन जीतना, ये सच्ची बात है, एक लिहाज से हारना है। इन्होंने आवाम को यरगमाल बनाया है। आपका क्रिटिसिज्म बचा होगा, लेकिन वज़ीर आज़म जो हैं वो भी अब कश्मीर के अंदर पहुँचे हैं और जो उनकी तकारीर हैं वो तो डेफिनेटली उसके अंदर एक बड़ा जो जज्बा नज़र आएगा वो ये कहेंगे कि उन्होंने बैनुल-अक़वामी तौर पे इस मसले को उठाया है और वो डिस्कशन के लिए तैयार हैं। और ये जो सारा इशू है, जिस तरह वो अफ़गानिस्तान की बात करते हैं कि वहाँ जंग से मसाइल हल नहीं होंगे, यहाँ पे भी नहीं होंगे, बातचीत से होंगे, लेकिन ये जो ओवरऑल कंडीशन है इस वक्त पाकिस्तान की, जो एलीट लीडरशिप है, मरियम नवाज़ वहाँ पे थी, बिलावल वहाँ पे गए हुए थे, अब आसिफा वहाँ गई हैं, इमरान खान वहाँ गए हैं। आप ये समझते हैं कि जो लैंग्वेज वहाँ इस्तेमाल हो रही है और जिस तरह जो कश्मीर का इलेक्शन कमीशन है उसने अली अमीन गंडापुर को वहाँ से निकल जाने का हुक्म दिया है, उन्होंने कहा कि उनका वहाँ पर रहना जो है वो अमन-ओ-मान को ख़राब कर सकता है, कितना सिग्निफिकेंट है पाकिस्तान की सियासत के जो ट्रेंड्स हैं, जो फैशन है, उसको आज़ाद कश्मीर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने का? देखिए, जो कहते हैं ना कि घर के कपड़े चौक और चौराहों में देना धोना, तो इन्होंने घर के कपड़े मुजफ्फराबाद और मीरपुर और कोटली और रावलाकोट में धोने की कोशिश की है। सही बात यह है कि आज भी आप उनसे पूछे कि जो वज़रा वहाँ पर गए हैं वो ज़ाती गाड़ियों में गए हैं या सरकारी तेल और सरकारी वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये बददियानती नहीं है कि आप सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके एक इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं? और जिस तरह अली गंडापुर के साथ हो गया, लोगों ने जिस तरह उसको पकड़ा, वहाँ के इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह उसका नोटिस लिया, तो अगर एक बाज़मीर आदमी हो तो उसको तो इस्तीफ़ा देना चाहिए कि उनको कहा गया कि यहाँ से निकलो, आपकी मौजूदगी हमारे इलेक्शन कमीशन के कानून की 100% वायलेशन है। तो मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को मौका देना चाहिए, उसको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि फिर आपको थोड़ा बहुत दुख है कि आपने इसी पार्टी को जो है उसके साथ पॉलिटिकल अलायंस की थी, आप ये समझते थे कि जो ये बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल बातें सही हैं, आप इनके पॉलिटिकल अलाय रहे हैं केपी के अंदर। अब अगर फ़र्ज़ किया आपकी कुछ जो है आपकी जमात कुछ सीटें जीतती है तो फिर आप अपोजिशन में रहना पसंद करेंगे या किसी न किसी पार्टी के साथ अलायंस करेंगे, और क्यों करेंगे? देखिए, हमारे लोग पहले असम्बली में भी थे अब्दुल रशीद तुरावी साहब की सूरत में, और उन्हें बेहतरीन नुमाइंदगी की, एक हल्के का नहीं बल्कि पूरी कश्मीरी कौम का और आवाम का, और उसकी कारकर्दगी सबसे अच्छी रही। उनकी कारकर्दगी एक्सेलेंस है, उनको लोगों ने शाबाश दिया। उन्होंने न सिर्फ मुल्क के अंदर बैनुल-अक़वामी सतह पर अब्दुल रशीद तुरावी साहब ने कश्मीर कास के लिए काम किया। हमें अगर मौका मिलता है और हमारे लोग इंशाअल्लाह ताला वहाँ पहुँच जाएंगे तो हम भी फिर भी कश्मीरी अवाम के लिए काम करेंगे और कश्मीरी अवाम की तर्जुमानी करेंगे, उनके मसाइल के लिए काम करेंगे। जमात इस्लामी एक नज़रियाती जमात है, हमारा मकसद एक पुरअमन इस्लामी कश्मीर। और नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आपने जो बातें सुनी है वो बातें नई नहीं हैं, वो बातें जो है मुसलसल रिपीट हो रही हैं, लेकिन हुकूमती जो हुकाम हैं उनकी अगर बात सुने आप, जो वज़ीर आज़म की बातें सुने आप, जो बाकी लीडरशिप की बातें सुने, तो उसमें इसी तरह लगता है कि कश्मीर जो है और कश्मीर का कॉज जो है और कश्मीर इशू जो है वो फ़िलहाल थोड़ा सा पीछे नज़र आता है। कश्मीर की सियासत जो है उसको मुजफ्फराबाद को जिस तरह सिराजुल साहब भी कहते, उसको जीतने की ख्वाहिश जो है वो इस वक्त प्रिडोमिनेंट फैक्टर है। आज इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।